हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए आज हम लोग अपने एमसीक्यू क्लास को यथावत स्टार्ट करते हैं। ठीक। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछली क्लासों में देखा कि हम लोगों ने M2R 5.1 मॉड्यूल के चैप्टर 1 के कुछ एमसीक्यूज किए। ठीक है, तो आज भी हम लोग उसी चैप्टर 1 के, जिसका नाम है वेब इंट्रोडक्शन टू वेब डिजाइन, ठीक, उसके एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग अपने एमसीक्यूज को स्टार्ट करते हैं और इनके सभी चीज़ों के बारे में एक बार देख लेते हैं कि क्या कैसे है और क्या कैसे पेपर आता है। ठीक, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में देख लेते हैं। और आज मैं आपको थोड़ा एमसीक्यूज के साथ साथ में आपको गाइड भी करूंगा किस चीज़ से रिलेटेड, कि आप पेपर कैसे देंगे। ठीक, किस तरीके के क्वेश्चन आएंगे, इन चीज़ों को लेके। तो चलिए हम लोग अपना पहला क्वेश्चन जो है वो पढ़ते हैं और शुरू करते हैं। तो जो हम लोगों का पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है, is a device that connects multiple computer into a network in which multiple communication link can be in operation simultaneously। ठीक, एक उपकरण है जो कई कंप्यूटरों को एक नेटवर्क में जोड़ता है जिसमें एक साथ बहुत से संचार लिंक परिचालन में हो सकते हैं। तो ऐसा कौन सा उपकरण है जो आपके कंप्यूटर्स को एक नेटवर्क में जोड़ता है? तो क्या वो मॉडेम है, या वो स्विच है, या यूएसबी केबल है? इनमें से कोई नहीं। तो देखिए मैं बता दूं, जो मॉडेम होता है ये आपके इंटरनेट को, ठीक है, एक्सेस प्रोवाइड करता है। ये आपके इंटरनेट को एक्सेस प्रोवाइड करता है। यूएसबी केबल के थ्रू भी आप एक नेटवर्क से जुड़ते हैं। पर जो डिवाइस की बात करी गई है तो वो यहाँ स्विच स्विच एक डिवाइस है जिसकी बात यहाँ पे करी जा रही है कि निम्न में से कौन सा एक डिवाइस है जो कम्युनिकेशन स्किल के लिए भी यूज करा जाता है। ठीक है, तो हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर है हमारा 2। तो देख लेते हैं कि 2 क्या कहता है। तो यहाँ पे कह रहा है, द कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर कम्युनिकेशन इज नोन एज, संचार के लिए सूचना संग्रहण कहलाता है। कि एक, जहां पर हम किसी भी प्रकार की सूचना का संग्रहण करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? क्या उसे वेबसाइट कहते हैं, या उसे वेब पेज कहते हैं? क्या कहते हैं आप लोग? जल्दी से आंसर दीजिए इसके बारे में। जिन लोगों को भी इसका आंसर पता है वो लोग कमेंट में आंसर दें इसका जल्दी से। सभी लोग ज्यादा से ज्यादा मात्रा में कमेंट करा करिए। आप लोग बहुत ही कम कमेंट करते हैं। जब तक कमेंट नहीं करेंगे तब तक मुझे कैसे पता चल पाएगा कि आप लोग किस चीज क्या पढ़ रहे हैं। ठीक है, कौन कितना पढ़ने में कैसे सक्षम है। ठीक, कितना पढ़ रहा है। सभी लोगों के नाम कैसे नहीं कब तब तक याद हो जाएंगे? जैसे आप लोग वो क्या बोलते हैं इसे, कमेंट करेंगे तो मुझे आप लोगों के नाम याद हो जाएंगे कि कौन डेली क्लास कर रहा है। ठीक, तो उसे और समझाने में आसानी मिलेगी। ठीक है, तो चलिए इस वाले क्वेश्चन में जो आंसर है आपका वो ए है, कि वेबसाइट पर ही अलग अलग प्रकार की सूचनाओं को हम लोग संग्रहण करते हैं, और जो इस पर सूचनाएं संग्रहण होती हैं वो वेब पेज के माध्यम में होती हैं या वेब पेज के फॉर्मेट में होती हैं। ठीक, तो अब यहाँ पे सी को कट करते हैं। वेब पोर्टल भी नहीं होगा और वेब एक्सेस भी नहीं होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहा है, इंटरनेट एक्सेस बाय ट्रांसमिटिंग डिजिटल डेटा ओवर द वायर्स ऑफ अ लोकल टेलीफोन नेटवर्क इज प्रोवाइडेड बाय। एक स्थानीय टेलीफोन नेटवर्क के तारों पर डिजिटल डेटा संचरित करके इंटरनेट का उपयोग द्वारा प्रदान किया जाता है। एक स्थानीय टेलीफोन नेटवर्क के तारों पर डिजिटल डेटा संचालित करके इंटरनेट का उपयोग द्वारा प्रदान किया जाता है। क्या प्रदान किया जाता है? क्या डिजिटल लिस्ट, डिजिटल सोर्स लाइन, डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, या डिजिटल इंटरनेट लाइन? किस चीज को प्राप्त करा जाता है? किस चीज को प्राप्त करा जाता है यहाँ पे?
तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डिजिटल इंटरनेट लाइन। ठीक, डी वाला ऑप्शन आपका एकदम सही हो जाएगा, बाकी सारे ऑप्शन आपके गलत हैं। ठीक है, चलिए हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। आगे की तरफ बढ़ेंगे, इसमें कह रहा है कंप्यूटर कम्युनिकेशन, कंप्यूटर कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी that provides a way to interconnect multiple computers across short distances। एक छोटी दूरी पर कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट करने का जो नेटवर्क है वो क्या कहलाता है? क्या वो लैन कहलाता है, क्या वो मैन कहलाता है, क्या वो पैन कहलाता है, या वो वैन कहलाता है? तो देखिए, लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। तो छोटी दूरी में, ठीक है, एक कम्युनिकेशन स्थापित करने के लिए हम लोग लैन का यूज करते हैं। ठीक, तो इसमें आपका आंसर ए एकदम सही हो जाएगा, लैन। अब मैन होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क में हम लोग दो महानगरों को एक दूसरे से इंटरनेट के माध्यम से कनेक्ट करने के लिए मैन का यूज करते हैं। ठीक है, फिर है आपका पैन। तो पैन क्या है? ये पैन होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल एरिया नेटवर्क की सिर्फ अपने डिवाइस से किसी दूसरे डिवाइस को कनेक्ट करना ही पैन के अंतर्गत आ जाता है। अब देखिए, जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूं पैन का, तो जो आपका फोन है, आप उससे ब्लूटूथ अपनी हेडसेट को कनेक्ट करते होंगे, सभी लोग करते होंगे। ठीक है, सभी लोग करते होंगे। तो उससे आप अपने वॉच को भी कनेक्ट कर लेते हैं, या आप अपने फोन से अपने लैपटॉप को भी एक्सेस कर सकते हैं, अपने लैपटॉप से फोन को एक्सेस कर सकते हैं। तो इस प्रकार के छोटे नेटवर्क ही पैन कहलाते हैं। ठीक, तो पैन आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वैन, वैन के बारे में क्या है कि जो वैन का फुल फॉर्म है वो है वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क होता है आपका बड़े कंट्रीज को दो बड़े कंट्रीज को आपस में इंटरनेट के माध्यम से कनेक्ट करने के लिए हम लोग वैन का यूज करते हैं, जिसे वाइड एरिया नेटवर्क बोलते हैं। आई होप आपको लैन, पैन, मैन और वैन समझ में आ गया होगा। ठीक, चलिए हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है एप्लीकेशन लेवल प्रोटोकॉल निम्नलिखित में से कौन सा एक एप्लीकेशन लेवल प्रोटोकॉल है? क्या वो एफटीपी है, क्या वो एसएमटी है, क्या वो पीओपी है? ठीक, तो इन सभी में से एप्लीकेशन लेवल प्रोटोकॉल कौन सा है? जल्दी से इसके बारे में सभी लोग आंसर दें, जल्दी से। एप्लीकेशन लेवल प्रोटोकॉल कौन सा है? तो आप जो लोग भी मेरी रेगुलर क्लासेस कर रहे हैं उन लोगों को इसके बारे में पता होगा, क्योंकि यही सेम क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुका हूं। यही सेम क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुका हूं। ठीक है, जिन लोगों को पता है वो जल्दी से बता सकते हैं। ठीक, जिन लोगों को भी जल्दी से पता है वो बताएं कि क्या होता है। ठीक है, आप लोग कमेंट करिए जल्दी से जल्दी, जल्दी से जल्दी कमेंट करिए, जितना जल्दी हो सके। क्यों भाई, कमेंट क्यों नहीं कर रहे हो आप लोग? चलिए हम लोग फिफ्थ क्लास में देखते हैं, सॉरी फिफ्थ क्वेश्चन को देखते हैं, जिसमें आपका आंसर जो है वो एप्लीकेशन लेवल प्रोटोकॉल में आ जाता है। यह है एसएमटीपी, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक, ऑप्शन नंबर ए सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, बाकी एफ गलत है, बी गलत है और डी गलत है। ठीक है, 6 नंबर कह रहा है इज द इंफॉर्मेशन स्टोर्ड ऑन अ यूजर्स कंप्यूटर व्हेन ही विजिट अ वेबसाइट। व्हेन ही विजिट अ वेबसाइट, एक वेबसाइट पर जाने पर उपयोगकर्ता के कंप्यूटर पर संग्रहीत जानकारी, एक वेबसाइट पर जाने पर
उपयोगकर्ता के कंप्यूटर पर संग्रहीत जानकारी है। क्या है जो संग्रहीत जानकारी? जैसे ही आप किसी वेबसाइट को ओपन करते हैं तो वो वेबसाइट आपके सिस्टम में एक क्वेरी के रूप में स्टोर हो जाती है। अब इस क्वेरी को ही क्या बोला जाता है? अब जैसे मान लिया कभी आप एक वेबसाइट को सर्च करते हैं तो आप देखिए, जैसे ही कभी वेबसाइट को सर्च करने जाएंगे तो वो आपको सजेशन देने लगा क्या कि आप क्या इस वेबसाइट को सर्च करना चाह रहे हैं, इस चीज को सर्च करना चाह रहे हैं। ठीक, तो ये सब कहीं स्टोर हो जाते होंगे, इसीलिए तो हमें सजेशन देते हैं। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका 6 का ए। ठीक, कुकीज पर जानकारीज, जो हमारी जानकारियां हैं वो स्टोर हो जाती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो ना तो मेमोरी हो में स्टोर होगी ना ही बुकमार्क पे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस वाले क्वेश्चन में बोल रहा है कि इंटरनेट वर्क्स ऑन, इंटरनेट पर कार्य करता है। इंटरनेट किस पर कार्य करता है? क्या वो डेटा ट्रांसफर पर कार्य करता है? क्या वो डेटा ट्रांसफर पर कार्य करता है, या क्या वो पैकेट स्विचिंग पर काम करता है, या मेल सेंडिंग पर काम करता है, या इनमें से कोई नहीं? इनमें से कोई नहीं। ठीक, अब आप बताइए क्या हो सकता है इसमें से। जिन लोगों को भी इसका आंसर पता है वो बता दिए। ठीक है, बता दिया करें तो अच्छा रहता है, कम से कम मुझे भी पता रहता है कि क्या कैसे चल रहा है। चलिए जल्दी से बताइए आप सभी लोग, इसका आंसर दीजिए। जी, इसका बिल्कुल आंसर दीजिए जल्दी से। तो जिन लोगों को इसका आंसर पता है, ठीक है, वो सभी लोग यहाँ पे आकर देख सकते हैं कि इसका आंसर जो है वो है बी, पैकेट स्विचिंग। इंटरनेट पर जो कुछ भी डेटा हम भेजते हैं, जितना भी डेटा हम इंटरनेट पर भेजते हैं, तो वो हमारा डेटा जो है पैकेट के फॉर्म में, पैकेट के फॉर्म में, ठीक है, स्टोर होता है। ठीक, चलिए अब हम लोग आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है मेल एक्सेस विद क्लाइंट व्हेन यूजर नीड टू डाउनलोड ईमेल फ्रॉम द। जब उपयोगकर्ता को ईमेल डाउनलोड करने की आवश्यकता होती है तो क्लाइंट के साथ मेल एक्सेस आरंभ होता है। कहाँ पे आरंभ होता है? मेल होस्ट पे, मेल सर्वर पे, मेल बॉक्स में, या इंटरनेट पे? जी, तो वो मेल मेल बॉक्स में होता है। ठीक है, वो मेल मेल बॉक्स में होता है। ठीक, इसमें आंसर नंबर सी एकदम सही हो जाएगा। अब देखिए कभी कभी क्या है कि कुछ क्वेश्चंस जो है वो रिपीट हो जाते हैं, कुछ क्वेश्चंस जो है रिपीट हो जाते हैं। अब इसमें रिपीट क्या हो जाते हैं कि कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको बार बार दे दिया जाता है। ठीक, तो मैं भी उसी तरीके से आपको बार बार पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। जितनी बार ओ लेवल पूछता है उतने क्वेश्चंस मैं उठा के आपके पीडीएफ में रख देता हूँ। अब जो भी आप ये क्वेश्चन देख रहे हैं ये कभी ना कभी आए हुए हैं, ये कभी ना कभी आए हुए हैं। ठीक है, ओ लेवल के एग्जाम में ही आए हुए हैं। M2R5.1 या M2R5, ठीक है, ये जब रिवीजन था, M2R5 रिवीजन था, तब इसमें से कई सारे क्वेश्चन आपके आए हैं। और अभी हाल ही में जो एग्जाम हुए थे इधर, आई थिंक सितंबर में, तब भी आपके कुछ बहुत सारे क्वेश्चन जो मैंने इसमें आपके कराए, वो सारे क्वेश्चन एमसीक्यू जितने हैं वो सारे आए हुए हैं। M2 सिर्फ पहले चैप्टर की बात कर रहा हूँ अभी। अभी मैं सिर्फ और सिर्फ पहले चैप्टर की बात कर रहा हूँ कि पहले चैप्टर से जितने भी क्वेश्चंस आए थे। अभी जो एग्जाम हुआ ओ लेवल का, ठीक है, सितंबर में जो एग्जाम हुआ था आप लोगों का ओ लेवल का, ठीक है, उसमें M2R51 मॉड्यूल के
M2R51 मॉड्यूल के जितने भी M2R51 मॉड्यूल के जितने भी सेट थे, उन सभी में से, ठीक, जितने भी सेट थे उन सभी में से मैंने आपके लिए ये क्वेश्चंस को तैयार किया। ठीक, पहले चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे उनमें से मैंने आपके लिए इन क्वेश्चंस को तैयार किया है। अब देखिए, जरूरी तो नहीं सिर्फ इन्हीं जो इस बार पेपर हुए उन्हीं के हों, नहीं, ऐसा तो है नहीं। इसके पहले के भी कुछ, इसके पहले जो एग्जाम हुआ उसके पड़े हुए हैं। ठीक है, जो आपका सितंबर के पहले एग्जाम हुआ था मई या अप्रैल में, ठीक है, उसका एग्जाम के क्वेश्चंस मैंने आपकी इस पीडीएफ में ऐड करा रखे हैं। तो अभी तक मैंने M2R51 की 6 लेक्चर्स आई थिंक मैंने कराए हैं। ये छठा है, मेरे हिसाब से ये छठा है जहां तक। ठीक है, तो उन 6 लेसन में मैंने क्वेश्चंस को रखा है जो आपके पूरे ओ लेवल ने आपके पूछे हैं। ठीक, और आगे या अभी आने वाले समय में, ठीक है, कल या परसों की क्लास में हम लोग कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे जो लेवल पूछने की संभावना रहती है। ठीक, तो उन क्वेश्चंस को मैं भी आपके लिए मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ। अभी प्रिपेयर का मतलब मैं उनको भी लिख देख रहा हूँ कौन से क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो आपको एकदम इसलिए निश्चिंत हो जाइए कि कोई भी क्वेश्चन जो आपको यहाँ पे रिपीट हो बार बार दे रहा है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर बार बार आ रहा है तो और अच्छा है, अगर कोई क्वेश्चन रिपीट हो जा रहा है तो आपके लिए ही और अच्छा है। ठीक, आपका रिवीजन भी हो जाएगा साथ में। अब हर एक सेट में तो सीधी सी बात है, पेपर तो पूछेगा ही पूछेगा। ठीक, अब मैं उस सेट के पेपर को निकालता हूँ, फिर कुछ आपके लिए अलग से भी एमसीक्यूज को तैयार करता हूँ, तो उन सभी में मिक्स करके दे देता हूँ। ठीक, जिससे कि आपको कहीं से भी किसी भी प्रकार की ओ लेवल में समस्या नहीं होगी। मैं गारंटी के साथ में कह रहा हूं, अगर आप मेरी लेक्चर क्लासेस करेंगे, अगर आप मेरी थ्योरी क्लासेस कर लेते हैं, ठीक है, ऐप पे जो पड़ी हुई हैं, और यूट्यूब पे एमसीक्यू सॉल्व कर लेते हैं, 100% आपको ए ग्रेड लाने से कोई रोक ही नहीं सकता। आपको ए ग्रेड लाने से 100% कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग मेरी एमसीक्यूज क्लास को रेगुलर बेसिस पर देखेंगे और उन्हें ऑब्जर्व करेंगे। और जिन लोगों को सिर्फ एमसीक्यू से नहीं समझ में आ रहा है, तो वो लोग हमारी वेबसाइट पर जाकर ऐप का लिंक दे रखा है वहां पे, और ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट जो है उसका नाम है www.CCCwifi.com, या CCC वाईफाई सिर्फ लिख देंगे तब भी काम हो जाएगा। ठीक है, तब भी काम हो जाएगा। ऐप पर जैसे ही आप जाएंगे तो वहां पे आपको फ्री नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे विदाउट एनी कॉस्ट। विदाउट एनी कॉस्ट आपको नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे। आप जाइए, पहले हमारे उसके एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए। ठीक, हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए। एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद में आप वहां पे हर एक चीज का अलग अलग क्राइटेरिया बना हुआ है। अब जो चूज करना चाहें वहां पे जाके नोट्स चूज कर सकते हैं। चाहे नोट्स करना चाहें, डेमो क्लासेस करना चाहें, या ओल्ड क्लासेस करना चाहें, आप सभी को वहां पे वो चीजें मिल जाएंगी। आपको बस क्या करना है कि जाना है और एमसीक्यूज को, ओ सॉरी, एंड्रॉइड ऐप को डाउनलोड करना है। ठीक, चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन पे आते हैं। फिर यहाँ पे कह रहा है द फैसिलिटीज इज अवेलेबल इन द इंटरनेट आर। इंटरनेट पर जो फैसिलिटीज अवेलेबल होती हैं वो निम्न में से होती हैं। कौन सी होती हैं निम्न में से? अब आप सभी लोगों को अगर इसका आंसर पता है तो प्लीज इसका आंसर का जवाब दीजिए। जिन लोगों को भी इस क्वेश्चन का आंसर पता है वो लोग तुरंत इस क्वेश्चन का आंसर दें। तो क्या वो इलेक्ट्रॉनिक मेल है? जिस मतलब इंटरनेट की फैसिलिटीज में जो चीजें आती हैं, क्या उनमें इलेक्ट्रॉनिक मेल आता है? अगर आता है तो ठीक है। क्या उसमें रिमोट लॉगिन आता है? क्या उसमें फाइल ट्रांसफर आता है, या ऑल ऑफ द अबव? तो जी हाँ, इसमें आपका जो सही आंसर हो जाएगा
वो हो जाएगा डी, ऑल दी अबव। ये सभी ऑप्शन इंटरनेट की फैसिलिटीज में आते हैं। ठीक है, हम लोग आ जाते हैं 10th नंबर के क्वेश्चन पे। कह रहा इज नॉट अ टाइप ऑफ ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन। निम्नलिखित में से एक ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन नहीं है। क्या वो सैटेलाइट के है, या डेसल है, या डायल अप है, या केबल है? तो देखिए, ब्रॉडबैंड जो कनेक्शन आपका नहीं है वो है डायल अप। ठीक, डायल अप क्या होता है? तो डायल अप मैं आपको बता दूं कि टेलीफोन के जो जमीन के अंदर वायर पड़े होते हैं उनके थ्रू इंटरनेट को भेजा जाता है, या इंटरनेट की सुविधा उन वायर्स के थ्रू ही प्रोवाइड करी जाती है। उसे हम लोग डायल अप बोल देते हैं, उसे ही हम लोग डायल अप बोल देते हैं। ठीक, तो इसमें आपका आंसर नंबर डी एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, सैटेलाइट आपका एक ब्रॉडबैंड कनेक्शन है, डीएसएल भी आपका ब्रॉडबैंड कनेक्शन है, और केबल भी आपका ब्रॉडबैंड कनेक्शन है। ठीक, फिर यहाँ पे कह रहा है व्हाट इज द पर्पस ऑफ डेनियल ऑफ सर्विस अटैक। व्हाट इज द पर्पस ऑफ डेनियल ऑफ सर्विस अटैक? व्हाट इज पर्पस ऑफ डेनियल सर्विस अटैक? डेनियल ऑफ सर्विस अटैक का उद्देश्य क्या होता है? अब देखिए, ये एक अटैक होता है, एक तरीके से अगर वायरस अटैक कह सकते हैं हम लोग इसको। ठीक है, ये वायरस अटैक क्या करता है? ठीक, तो हम लोग इस वायरस अटैक के बारे में देख लेते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है ए कि एक्सप्लॉइट अ वीकनेस इन द टीसीपी आईपी स्टैक। ये टीसीपी और आईपी स्टैक के अंदर एक कमजोरी को, मतलब उसकी कमजोरी को पता करके वहां पे एक बग एक्सप्लॉइट कर देता है। अब बग एक्सप्लॉइट कर देता है क्या मतलब? कि जैसे ही देखिए, आपका जो डेटा है ना, ये एक बाइनरी फॉर्मेट में बहता रहता है। ठीक, अब उसी के अंदर एक अलग से कोई चीज इजेक्ट कर दी जाती है, अलग से एक हार्मफुल सॉफ्टवेयर या अच्छा सॉफ्टवेयर कर दिया, इसमें इजेक्ट कर दिया जाता है। ठीक, जिससे आपका सिस्टम कभी खराब भी हो सकता है, और अगर अच्छा बग है तो अच्छा भी चल सकता है। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये चीज समझ में आई होगी। ठीक, तो इसमें आपका ए आंसर जो है वो गलत हो जाएगा। ठीक, फिर यहाँ पे कह रहा है टू एग्जीक्यूट अ ट्रोजन ऑन अ सिस्टम। आपके सिस्टम पर एक ट्रोजन को एग्जीक्यूट कर देगा? नहीं, तो ये भी गलत है, ये डेनियल ऑफ सर्विस अटैक का है ही नहीं काम। फिर सी वाले में देख लेते हैं, कह रहा टू ओवरलोड अ सिस्टम सो इट इज नो लॉन्गर ऑपरेशनल। ये आपके सिस्टम को ओवरलोड कर देगा जिससे कि वो ज्यादा लंबे समय तक नहीं टिक पाएगा। तो आपका सी वाला ऑप्शन इसमें एकदम करेक्ट है, जो आपका सी वाला ऑप्शन है एकदम करेक्ट है। ठीक, फिर डी में कह रहा है टू शट डाउन सर्विसेज बाय टर्निंग ऑफ। नहीं, ये तो गलत ही हो गया जब आपका सही हो गया। ठीक है, सी वाला। तो 11 नंबर के क्वेश्चन में आपका सी नंबर आंसर एकदम सही है। आपका सी नंबर आंसर एकदम 100% सही है। ठीक, तो चलिए हम लोग देखते हैं आगे की तरफ। फिर 12th में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ क्लास ऑफ कंप्यूटर थ्रेट। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर थ्रेट नहीं है? सॉलिस्टिंग, डॉस अटैक, स्टॉकिंग, या ऑल ऑफ दिस। निम्नलिखित में से कौन सा एक थ्रेट नहीं है? थ्रेट का मतलब हार्मफुल, सिस्टम के लिए हार्मफुल। ठीक है, हार्मफुल थ्रेट आप कह सकते हैं कि एक तरह का अटैक ही मान लिया जाएगा उसे। ठीक है, तो अब आप लोग इसमें जवाब दीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक थ्रेट नहीं है? आप सभी लोग, जिन लोगों को भी इस चीज का आंसर पता है वो लोग तुरंत बताएं इसका आंसर क्या हो सकता है। जिन लोगों को भी पता है वो लोग प्लीज इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे दिया करें। वो लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दे दिया करें। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, कमेंट नहीं करेंगे तो मुझे कैसे पता चलेगा कि आपको समझ में आया या नहीं आया? तो इसलिए आप सभी लोग
इसलिए आप सभी लोग इस चीज को ध्यान में रखा करिए। ठीक है, आप सभी लोग इस चीज को ध्यान में रखिए। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। तो इसमें कह रहा है कि जो एक कंप्यूटर थ्रेट है वो क्या है। तो इस क्वेश्चन में आपका आंसर नंबर सी एकदम सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन में आपका आंसर नंबर सी एकदम सही हो जाएगा, जिसका मतलब होता है कि डॉस अटैक, ये आपके सिस्टम की, ये आपके जो सिस्टम में ऑपरेटिंग ओएस पड़ा होगा सीधे उसको हार्म करता है। ठीक, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है, कह रहा है विच सॉफ्टवेयर ब्राउज द इंटरनेट इन अ सिमेंटिक मैनर। निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर इंटरनेट को व्यवस्थित तरीके से ब्राउज करता है। निम्नलिखित में से कौन सा सॉफ्टवेयर इंटरनेट को व्यवस्थित तरीके से ब्राउज करेगा। तो अब बताइए कि ये हमारा सॉफ्टवेयर है, मतलब निम्न में से कौन सा सॉफ्टवेयर है जो इंटरनेट को एक व्यवस्थित तरीके से ब्राउज करेगा। क्या वो वेब क्राउलर है, या क्या वो वेब ब्राउजर है, इंडेक्स सॉफ्टवेयर है, या सर्च एल्गोरिदम है। ठीक है, क्या हो सकता है। आप सभी लोग कमेंट करिए, जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं वो सभी लोग कमेंट करें। तो मैं आपको इसमें बता दूं कि जो आंसर नंबर ए है वो एकदम सही है। वेब क्राउलर ही एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपके इंटरनेट पर सिमेंटिक मैनर में ब्राउज करता है। ठीक, ना कि वेब ब्राउजर है, ना कि इंडेक्स सॉफ्टवेयर, ना ही सर्च एल्गोरिदम। ठीक, हम लोग 14 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 14 क्वेश्चन जो हमारा है ये कह रहा है सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है क्या। अब जिन लोगों को सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज के बारे में नहीं पता है, तो मैं फिर से बता दूं कि लैंग्वेजेस दो टाइप की होती हैं। कंप्यूटर लैंग्वेज की बात कर रहा हूं, मतलब लिखने के फॉर्मेट में। कंप्यूटर लैंग्वेज दो टाइप की होती हैं। एक आपकी जो होती हैं उन्हें हम लोग बोलते हैं क्लाइंट साइड। ठीक है, नंबर एक जो है आपका वो क्लाइंट साइड, और जो नंबर दो है उसे बोलेंगे सर्वर साइड। सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। अब देखिए सर्वर, पहले तो हम लोग क्लाइंट साइड की बात कर लेते हैं। ऐसी लैंग्वेजेस, ऐसी लैंग्वेजेस जिनको, ठीक है, ऐसी लैंग्वेजेस जिनको एक यूजर के द्वारा, एक डेवलपर के द्वारा, ठीक है, एक डेवलपर के द्वारा सामने दिख रहे अपीयरेंस को अट्रैक्टिव या बनाने के लिए, मैंने अट्रैक्टिव या बनाने के लिए बोला है, इस बात पे जोर दिया मैंने, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा। अट्रैक्टिव तो बाद में करेंगे ना, पहले तो उसको बनाएंगे। किसी भी वेबसाइट के फ्रंट, मतलब सामने दिख रहे आइकन को या सामने दिख रहे फॉर्मेट को अच्छा बनाने के लिए और उसे लिखने के लिए हम लोग जिस लैंग्वेज का यूज करते हैं उसे क्लाइंट साइड लैंग्वेज बोलते हैं। ठीक है, अब फिर जो आपका डेटाबेस है या जो आपका सर्वर है, ठीक है, यहाँ पर डेटा को स्टोर करने के लिए, डेटा को स्टोर करने के लिए, ठीक, और उस डेटा को अरेंज करने के लिए हम लोग सर्वर साइड लैंग्वेज का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, सर्वर साइड लैंग्वेज का यूज करते हैं। तो अब इन सर्वर साइड लैंग्वेजेस को लिखने के लिए किन लैंग्वेजेस की जरूरत पड़ती है।
तो चलिए हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कि इन लैंग्वेजेस को लिखने के लिए, मतलब सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग करने के लिए, सर्वर साइड की स्क्रिप्टिंग करने के लिए किस लैंग्वेज की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है MIME। अब ये MI और ME क्या होता है, अगर किसी बच्चे को पता है इसके बारे में तो जल्दी से जल्दी कमेंट करे। MIME क्या है, MIME क्या है। तो देखिए मैं आप लोगों को बता दूं, MIME का फुल फॉर्म होता है मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशंस। मल्टीपर्पज इंटरनेट मेल एक्सटेंशंस। ठीक, अब ये तो लैंग्वेज हुई नहीं की, ये तो मेल एक्सटेंशन हो गया। तो आपका आंसर नंबर ए यहाँ पे गलत हो गया। ठीक, फिर दूसरा है HTML। क्या HTML सर्वर साइड लैंग्वेज है। तो आप लोगों को बता दूं कि HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज ये फ्रंट एंड की प्रोग्रामिंग यानी क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग करने के लिए यूज करी जाती है। तो आपका आंसर नंबर बी भी गलत हो गया। फिर आपकी आ जाती है PHP। जी, तो जो आपकी PHP है ये आपकी सर्वर साइड लैंग्वेज में आ जाएगी। PHP का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। ठीक है, चलिए आप लोगों का जो आंसर सी है इसमें, ठीक है, वो हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो कह रहा है कि जावा स्क्रिप्ट, जावा स्क्रिप्ट है, जावा स्क्रिप्ट क्या है। आप लोग बताइए जल्दी से कमेंट करके, जल्दी से बताइए सभी लोग कमेंट करके कि जावा स्क्रिप्ट क्या है। जिस किसी को भी नहीं पता है वो लोग मेरी क्लास लग रहा है रेगुलर नहीं कर रहे हैं। जावा स्क्रिप्ट क्या है आप सभी लोग बताइए जल्दी से। ए, क्या वो सर्वर साइड लैंग्वेज है। बी, क्या वो क्लाइंट साइड लैंग्वेज है। सी, क्या वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। या डी, क्या वो सर्वर है। क्या जो ये डी है ये सर्वर है। जी नहीं, तो मैं आपको बता देता हूं कि जावा स्क्रिप्ट जो है एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब कैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है, तो ये क्लाइंट साइड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। अब देखिए अगर यहाँ पे क्लाइंट साइड ना दे रखा होता तब सी वाला ऑप्शन सही हो जाता। अगर क्लाइंट साइड लैंग्वेज ना दे रखा होता तब सी वाला ऑप्शन सही हो जाता, पर यहाँ पर क्लाइंट साइड दे रखा है इसलिए हम लोगों ने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाले ऑप्शन पे ना टिक करके बी वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दिया है। ठीक, जावास्क्रिप्ट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो है, पर कैसे, क्लाइंट साइड। तो हम लोग ये ज्यादा प्रेफरेंस देंगे इसकी। ठीक है, ये ज्यादा सुटेबल रहेगा इसको आंसर के लिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ सकते हैं। कह रहा है इज अ स्विच ऑर्गेनाइजेशन दैट डेवलप्ड डब्ल्यू। एक स्विस, स्विस का मतलब स्विट्जरलैंड की एक संगठन है जिसने डब्ल्यू को बनाया। अब भाई डब्ल्यू तो सभी लोगों को पता होगा, वर्ल्ड वाइड वेब, इसके बारे में तो सभी लोग जानते होंगे ना कि वर्ल्ड वाइड वेब क्या होता है। ठीक, तो ए, क्या ये NIC है, मतलब नेशनल इंफॉर्मेशन, क्या सी का मतलब कॉरपोरेशन काउंसिल, नेशनल इंफॉर्मेशन काउंसिल, या ये भेल है। ठीक है, या ये सर्न है या नाटो है।
अब देखिए, इसमें नाटो तो नहीं होगा, ये तो एलिमिनेट मेथड के थ्रू हम लोग इसे एलिमिनेट कर देंगे, मतलब नाटो तो एक अलग ही चीज हो गई। फिर भेल भी नहीं होता है। अब एनआईसी तो मैंने बता ही दिया कि ये नेशनल इंफॉर्मेटिक्स रिसर्च या कॉरपोरेशन करके है। अब इसमें बचा क्या? सर्न। ठीक, तो जो सर्न है, ये इसी ने, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो डब्ल्यू को डेवलप किया या विकसित किया जिसने। ठीक, ये कंप्यूटर रिसर्च के लिए बेस्ट, वर्ल्ड में बेस्ट इन्वायरमेंट माना गया है इस सर्न को। इस सर्न को बेस्ट इन्वायरमेंट माना गया है, किस लिए? कंप्यूटर रिसर्च के लिए। चलिए हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है कि while सेंडिंग अ फाइल और मैसेज ऑन द नेट, जब भी आप किसी एक मैसेज को, ठीक है, किसी एक मैसेज को फाइल के रूप में, किसी एक मैसेज को फाइल के रूप में भेजते हैं, तो वह बहुत छोटे छोटे भागों में विभाजित होती है, जिससे के रूप में जानते हैं, जिसे किसके रूप में जानते हैं? ए पॉइंट के रूप में, बी पार्टिकल के रूप में, सी पिन के, या डी पैकेट के रूप में। तो इंटरनेट के जो माध्यम से डेटा ट्रांसफर करा जाता है, वो डेटा छोटे छोटे पैकेट्स के फॉर्म में ट्रांसफर होता है। मैं अपनी हर एक क्लास में इस चीज के बारे में जरूर बताता हूँ। ठीक, मैंने अपनी लास्ट क्लास में भी इसके बारे में बताया था और अभी भी बताए दे रहा हूँ कि जो इंटरनेट की सहायता से हम किसी को कुछ भी डेटा प्रोवाइड करते हैं, तो वो डेटा क्या मतलब कई सारे छोटे छोटे पैकेट्स के रूप में जाता है। अब जैसे आप लोगों ने एक इमेज भेजी 3 MB की, सपोज कर लेते हैं, मतलब एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं, आप लोगों ने व्हाट्सएप के थ्रू एक फोटो भेजी किसी दूसरे पर्सन को। तो वो फोटो जो है आपकी डायरेक्ट तो चली नहीं जाती, मतलब 3 MB की है तो एक ही बार में 3 MB की चली गई। वो कुछ केबी में पहले होगी, फिर 1 MB होगा, फिर 2 MB होगा, फिर 2.5 होगा, फिर जाके 3 होगा। इस तरीके से पैकेट्स में जाती है ना। तो जो ये डेटा कवर हो रहा होता है, इसे ही हम लोग पैकेट्स बोल देते हैं। जो डेटा जा रहा होता है छोटे छोटे फॉर्म में, इसे हम लोग पैकेट बोल देते हैं। तो इस वाले क्वेश्चन में आपका डी आंसर नंबर एकदम सही हो जाएगा। आपका जो डी आंसर है वो एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है ब्लूटूथ इज द वायरलेस टेक्नोलॉजी फॉर, ब्लूटूथ जो है वो वायरलेस टेक्नोलॉजी है किसके लिए? क्या वो लोकल एरिया नेटवर्क के लिए एक वायरलेस तकनीकी है, या पर्सनल एरिया नेटवर्क के लिए, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क के लिए, या वाइड एरिया नेटवर्क के लिए? अब जैसे आप लोग इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, तो अगर आप लोगों ने ऊपर के एमसीक्यूज को ध्यान पूर्वक सॉल्व किया है, तो मैंने आपको लैन, मैन, पैन और वैन, इन तीनों के बारे में बताया था, और इन चारों के बारे में बताया था, इन चारों का एग्जाम्पल भी दिया था, इन चारों के बारे में बताया था, और चारों का एक एक एग्जाम्पल भी दिया था। ठीक, तो बताइए आप, जल्दी से कमेंट करिए कि इसका आंसर क्या हो सकता है। अभी जब मैं ऊपर बता रहा था कि आप अगर अपने फोन से किसी भी डिवाइस को, मान लिया ब्लूटूथ को, ठीक है, या ईयर बैंड को, नेक बैंड को कनेक्ट करते हैं, तो वो पैन के अंदर आ जाता है, तो वो पैन एरिया के अंतर्गत आ जाता है। अब पैन क्या है? पर्सनल एरिया नेटवर्क है। तो इस वाले क्वेश्चन में जो आपका आंसर है वो बी एकदम सही हो जाएगा। ठीक है, ए गलत है, ना लोकल एरिया नेटवर्क है, और ना ही मेट्रोपॉलिटन, और ना ही वाइड एरिया नेटवर्क। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं।
फिर कह रहा है 19 नंबर क्वेश्चन, फायरवॉल इज अ टाइप। फायरवॉल एक प्रकार का है, क्या है? क्या वो वायरस है, क्या वो वॉर्म है, या सिक्योरिटी थ्रेट है, या इनमें से कोई नहीं? तो जिन लोगों ने फायरवॉल के बारे में नहीं सुना है उन लोगों को, और जिन लोगों ने पहले से सुन रखा है, मैं उन लोगों को भी, वो लोग भी मेरी बात सुन ले ध्यान से, कि फायरवॉल आपके सिस्टम में आने वाले वायरसेस को, आने वाले हार्मफुल वायरसेस को रोकने के लिए यूज करी जाती है। आपके सिस्टम में आने वाले वायरसेस को यूज करी जाती है। अब देखिए फायर वॉल नाम से पता चल रहा है कि एक प्रकार की वॉल है जिससे आने वाले वायरस रुक जाते हैं। ठीक, अब आने वाले वायरस रुक कैसे जाते हैं? तो ये इसका सॉफ्टवेयर इसीलिए डिजाइन करा गया होता है। इसका सॉफ्टवेयर ये इसी चीज के लिए डिजाइन करा गया होता है। ठीक है, तो इस वाले क्वेश्चन में आपका आंसर नंबर बी एकदम सही हो जाएगा। ठीक, ए गलत है, बी एकदम सही, सी और डी गलत है। ठीक है, हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिर इसमें कह रहा है विच ऑफ द लेयर इज एन एंड टू एंड लेयर। निम्नलिखित में से कौन सी एक लेयर एंड टू एंड लेयर होती है? मतलब कौन सी लेयर सबसे आखिरी लेयर होती है जिसका काम सबसे आखिरी में होता है? सबसे आखिर में काम किस लेयर का होता है? देखिए, डेटा को ट्रांसफर करने के लिए एक मॉडल तैयार किया गया है। ठीक, डेटा को ट्रांसफर करने के लिए एक मॉडल तैयार किया जिसे हम लोग OSI मॉडल बोल लेते हैं। अब इस OSI मॉडल के अंदर, इस OSI मॉडल के अंदर कई सारी लेयर्स होती हैं। कई सारी मतलब आपकी 8 लेयर्स होती हैं। जैसे अब आपकी 8 लेयर्स होती हैं। अब 8 लेयर्स होती हैं वो कौन कौन सी? तो देखिए 4 तो आपके सामने ही लिखी हैं। ठीक, 4 तो आपके सामने ही लिखी हैं। अब हम लोग आगे भी देख लेते हैं। तो इसमें जो पहली लेयर है वो आपकी डेटा लिंक लेयर हो जाएगी। ठीक, पहली हो जाएगी डेटा, इसको डी बना देते हैं। दूसरी हो गई आपकी ट्रांसपोर्ट। तीसरी हो गई आपकी नेटवर्क। ठीक, चौथी आपकी हो गई फिजिकल लेयर। ठीक है, अब कौन सी बची? अब आप बताइए। एक होती है सिक्योरिटी लेयर। किसी को अगर पता है तो पहले बोल दिया करे, सिक्योरिटी लेयर। फिर फिर होती है कंट्रोल लेयर। इस तरीके से कई सारी लेयर्स होती हैं जिसके थ्रू आपका डेटा भेजा जाता है। और जो ये ट्रांसपोर्ट लेयर है ये सबसे आखिरी में होती है। ये सबसे आखिरी में होती है। ठीक, ट्रांसपोर्ट लेयर जो है आपकी ये सबसे आखिरी में होती है, इसलिए इसे एंड टू एंड लेयर बोल देते हैं, क्योंकि यही लेयर जो है आपके सिस्टम से और सर्वर से दोनों से बात करती है, इसलिए इसको हम लोग एंड टू एंड लेयर भी बोल देते हैं। चलिए हम लोग आगे देख लेते हैं। तो इस वाले क्वेश्चन में पहले आंसर बता देता हूं। इस वाले क्वेश्चन में जो आपका आंसर है वो बी एकदम सही हो जाएगा। ट्रांसपोर्ट लेयर को ही हम लोग एंड टू एंड लेयर भी बोल देते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा है आ प्रोग्राम विच इज यूज्ड टू व्यू वेबसाइट इज कॉल्ड। अब किसी भी वेबसाइट को अगर सर्च करना है तो आप लोग उसे क्या करेंगे, क्या कहेंगे? और सबसे पहले तो वेबसाइट कैसे सर्च करते हैं? तो देखिए हम लोग अब पहले जाते हैं किसी एक वेबसाइट को ओपन करते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये क्या है? ब्राउजर। ये क्रोम ही तो है। हाँ, क्रोम क्या है? क्रोम एक ब्राउजर है। तो इसको जैसे ही ओपन करते हैं हम लोग तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुल के आता है। अब यहाँ पे देखिए ये ट्रिपल सी वाईफाई नाम की एक वेबसाइट है जो कि हम लोगों की ही है। उसको हम लोग क्लिक करते हैं। इंटरनेट के अभाव के कारण अभी यहाँ पे चल नहीं पा रही है। तो देखिए अभी इंटरनेट को जैसे यहाँ पे एक्सेस होगा ये चल जाएगी।
ठीक। अब ये इंटरनेट का कनेक्शन भी दे रहा है, कौन सा प्रोटोकॉल दे रहा होगा? इंटरनेट का जो कनेक्शन दे रहा है, ये कौन सा प्रोटोकॉल दे रहा होगा? बताइए आप सभी लोग। जी। तो इस ये प्रोटोकॉल जो है दे रहा होगा आपका, ये प्रोटोकॉल जो है आपका टीसीपी और आईपी पर काम कर रहा होगा। ठीक। चलिए हम लोग आ जाते हैं आगे की तरफ, इस पे क्लिक कर देते हैं। अब देखिए हम लोगों ने एक वेबसाइट्स को किसकी, एक क्रोम ब्राउजर की मदद से खोला। तो अब यही तो यहाँ पे कह रहा है, यहाँ पे यही तो कह रहा है, एक प्रोग्राम जो वेबसाइट को देखने के लिए प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो क्या उसे ब्राउजर कहते हैं, या वेब व्यूअर कहते हैं, या वेब सर्वर बोलते हैं, या डी इंटरनेट बोलते हैं? तो जी हाँ, उसे हम लोग वेब ब्राउजर बोलते हैं। आंसर आपका ए एकदम सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन में जो आपका आंसर नंबर ए है वो एकदम सही है। ठीक। अब हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है हम लोगों का। इसमें कह रहा है कैन नॉट बी यूज्ड टू शेयर इंटरनेट विद अदर यूजर। किसकी सहायता से हम लोग किसी दूसरे यूजर के साथ में इंटरनेट को शेयर नहीं कर सकते हैं? तो क्या हॉटस्पॉट की मदद से हम दूसरे के साथ में इंटरनेट नहीं शेयर कर सकते हैं? ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। हम लोग हॉटस्पॉट की सहायता से इंटरनेट को तो शेयर करते हैं। मैं अपने फोन से हॉटस्पॉट ऑन करके अपने लैपटॉप में कनेक्ट कर लेता हूँ। मैं अपने फोन से हॉटस्पॉट कनेक्ट करके अपने लैपटॉप में या किसी अदर डिवाइसेस में डेटा को एक्सेस कर लेता हूँ। तो हॉटस्पॉट ऑप्शन तो आपका एकदम गलत हो जाएगा। फिर है वाईफाई। तो भाई साहब हॉटस्पॉट ऑन करने के बाद में भी तो आपको वाईफाई ही ऑन करना पड़ता है। जिस डिवाइस में इंटरनेट कनेक्ट करना है उसके लिए आपको वाईफाई तो कनेक्ट करना ही पड़ेगा। तो इससे भी हम इंटरनेट का साझा करते हैं, इसलिए बी वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा। फिर है डी सी यूएसबी, कि क्या हम लोग यूएसबी के थ्रू इंटरनेट कनेक्ट करते हैं? जी हाँ, हम लोग यूएसबी के थ्रू भी अपने फोन से इंटरनेट एक्सेस करा सकते हैं अपने सिस्टम में, फिर वो चाहे लैपटॉप हो या डेस्कटॉप हो। आप जैसे ही यूएसबी केबल को अपने फोन से कनेक्ट करेंगे और फिर उसको एक लैपटॉप से कनेक्ट करेंगे, तो जैसे ही कनेक्ट करेंगे तो वहां पे एक ऑप्शन पूछेगा, एक पहला ऑप्शन कि ट्रांसफर फाइल, दूसरा ओनली चार्जिंग, या तीसरा शेयर इंटरनेट। ठीक। तो उस ऑप्शन को हाईलाइट करने के लिए आपको पहले अपने फोन की सेटिंग में जाकर यूएसबी टेथरिंग को ऑन करना पड़ेगा। आपके फोन की सेटिंग में एक ऑप्शन होगा यूएसबी टेथरिंग। ठीक है, वहां पे जाइए, आप क्लिक करिए और उसके बाद में आप अपने फोन से यूएसबी केबल के थ्रू किसी एक डिवाइस पर डेटा को यूज कर सकते हैं, इंटरनेट को यूज कर सकते हैं। ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि हमारा है 523 नंबर। फिर इसमें कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आइटम इज नॉट यूज्ड इन लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क में निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु का उपयोग नहीं किया जाता है? तो क्या इसमें केबल का यूज नहीं करा जाता, कंप्यूटर का यूज नहीं करा जाता है? क्या इसमें मॉडेम का यूज नहीं करा जाता है? क्या इसमें मॉनिटर का यूज नहीं करा जाता है? या इसमें केबल का यूज नहीं करा जाता है? किस चीज का यूज नहीं करा जाता है? लोकल एरिया नेटवर्क में निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु का उपयोग नहीं किया जाता है? तो इसमें भाई साहब हम सभी लोग जानते हैं कि कंप्यूटर नहीं होगा तो हम लोग नेटवर्क कहाँ से बनाएंगे, किस पे बनाएंगे, किस पे इंटरनेट को एक्सेस करेंगे? और अगर मॉडेम नहीं होगा तो हम लोग डेटा को ट्रांसफर या रिट्रीव कैसे करेंगे? ठीक। मॉनिटर नहीं होगा तो हम लोग रिजल्ट कहाँ से देखेंगे उस डेटा को जो उसको हमें प्राप्त हुआ है?
केबल की तो कोई जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि लोकल एरिया नेटवर्क में तो सब वाईफाई बेस्ड है, सब वायरलेस होता है। ठीक, तो इस वाले क्वेश्चन में आपका आंसर नंबर डी एकदम सही हो जाएगा। बाकी ए और बाकी सब गलत है, ए बी सी गलत ऑप्शन है। तो ठीक है, हम लोग अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है, इज अ टेक्नोलॉजी दैट अलाउज टेलीफोन कॉल्स टू बी मेड ओवर कंप्यूटर नेटवर्क्स लाइक द इंटरनेट। एक ऐसी तकनीक जो इंटरनेट जैसे कंप्यूटर नेटवर्क पर टेलीफोन कॉल करने की अनुमति देती है, उसे क्या बोलते हैं? उसे क्या बोलते हैं? अब आप सभी लोग बताइए, क्या बोलेंगे इसको? एक ऐसी तकनीक जो इंटरनेट जैसे कंप्यूटर नेटवर्क पर टेलीफोन कॉल करने की अनुमति देती है, उसे क्या बोलते हैं? वो तकनीक क्या कहलाएगी? उस तकनीक को क्या बोलेंगे, बताइए सभी लोग, जिस किसी को भी पता है इसका आंसर। जिस किसी को भी इसका आंसर पता है, वो जल्दी से जल्दी आंसर दें प्लीज। आप लोग कमेंट करते रहा करिए, कमेंट ना रुका करें। आप लोग कमेंट करिए प्लीज, सभी लोग से कमेंट करेंगे, नहीं तो मुझे पता कैसे चल पाएगा कि आप लोग क्या क्वेश्चन देख कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं। तो इस वाले क्वेश्चन में पहला है आपका ऑप्शन वॉइप। वॉइप क्या होता है? ये होता है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसके थ्रू ही आप टेलीफोन कॉल्स करते हैं, जैसे व्हाट्सएप पर। अब आपके फोन में रिचार्ज नहीं है, पर आपने वाईफाई ले लिया किसी से, वाईफाई डाटा ले हॉटस्पॉट ऑन करा के वाईफाई ले लिया। अब आप व्हाट्सएप की सहायता से इंटरनेट कॉल तो कर सकते हैं, पर ये कॉल की अनुमति कौन देता है? तो इस कॉल की अनुमति देता है आपका वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, यानी कि वॉइप। VoIP बोलते हैं इसको, वॉइस ओवर। ठीक, ये ऑप्शन आपका एकदम सही हो जाएगा। फिर इसी ऑप्शन में आपको दूसरा वर्ड देखने को मिल रहा होगा, GSM। GSM क्या है ये? तो GSM आपका जो है, ये होता है एक, इसका फुल फॉर्म होता है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। आप अपने सिस्टम से, या अपने सिस्टम से नहीं, किसी भी डिवाइस से एक ग्लोबल, मतलब पूरे विश्व में कहीं पर भी कॉल करने के लिए इस सुविधा का यूज करते हैं। ठीक, इस सुविधा का यूज करते हैं हम लोग। GSM का फुल फॉर्म जिनको नहीं पता है, मैं फिर से बता दूं, इसका फुल फॉर्म होता है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। ठीक है। फिर इसके बाद मॉडेम तो सभी लोगों को पता है, मैंने अभी ऊपर बताया भी। हम लोग यहाँ पे CDMA के बारे में देख लेंगे। तो जो पुराने लोग हैं उनको CDMA के बारे में पता होगा कि एक रिलायंस CDMA और DCMA चलता था, वो क्या था। ठीक, तो रिलायंस जो CDMA का फुल फॉर्म है, वो है कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, ये एक मेथड है जो चैनल को एक्सेस करने के लिए, और किस चैनल को एक्सेस करने के लिए यूज करा जाता है। इसकी सहायता से हम लोग मल्टीपल डेटा को भी एक्सेस कर सकते हैं। किसकी सहायता से? इस CDMA की सहायता से हम लोग मल्टीपल डेटा को भी एक्सेस इजिली कर सकते हैं। ठीक, चलिए अब हम लोग आगे नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। कह रहा है, इज नॉट अ टाइप ऑफ ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन। एक प्रकार का ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन नहीं है। अब देखिए, ये क्वेश्चन इस PDF में दो दो बार रिपीट हो गया है, तो आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर अपने आप दीजिए। मैं इस क्वेश्चन का आंसर नहीं बताऊंगा। जो लोग भी क्लास अटेंड कर रहे हैं, वो लोग इस क्वेश्चन का आंसर खुद ब खुद ढूंढिए क्या है। ठीक है। अब
इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं और 2 मिनट जरा आपके ओ लेवल के बारे में चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, जिन लोगों ने अभी रजिस्ट्रेशन करा लिया है, जिन लोगों ने अभी रजिस्ट्रेशन करा लिया है, कुछ ही समय में उन लोगों को M2R.51 के एग्जाम फॉर्म की एग्जाम फॉर्म की डेट रिलीज हो जाएगी। बहुत ही जल्द आपके एग्जाम फॉर्म की डेट रिलीज हो जाएगी। आप लोग अपना एग्जाम फॉर्म भर के, ठीक है, अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए। अब ऐसे मान के चलिए कि हो सकता है नाइलेट आपका एग्जाम, नाइलेट जो है वो आपका एग्जाम दिसंबर में ही करवा ले, ठीक, क्योंकि इस बार काफी लेट हो रहा है मेरे हिसाब से। इस बार नाइलेट जो है वो आपके एग्जाम्स को दिसंबर में ही करवाएगी, क्योंकि पहले के जैसे पहले चलता था ठीक उसी हिसाब से चलेगा। पहले एग्जाम दिसंबर में हो जाते थे और उससे पहले अगस्त में हो जाते थे, ठीक, अगस्त या जुलाई में एग्जाम आपके कंप्लीट हो जाते थे। ओ लेवल के साल में 2 बार पेपर होते हैं, ठीक है। जिन लोगों को लगता है कि एमसीक्यू पढ़ने से कुछ नहीं होगा, तो मैं बता दूं, आप सिर्फ और सिर्फ मेरी क्लास में रेगुलर बने रहेंगे, कमेंट करते रहेंगे, ठीक है, मुझसे किसी हर एक टाइप की क्वेरी को करते रहेंगे, तो आप लोगों को ओ लेवल में पास होने से कोई नहीं रोक सकता। पर अगर आप सिर्फ पास नहीं, अच्छे ग्रेड से पास होना चाहते हैं, तो आप लोगों को हमारे ऐप पर जाकर वहाँ की थ्योरी क्लासेस को अटेंड करना पड़ेगा। मैंने हर एक चैप्टर को एकदम डिटेल में कराया है, हर एक चैप्टर को मैंने डिटेल में कराया है, ठीक है। अब देखिए, जो मैं अभी अपना फेस नहीं दिखा रहा हूँ, ठीक, कुछ समय के बाद में मैं आपकी क्लासेस को लाइव लूंगा और लाइव लूंगा और अपने फेस को भी दिखाऊंगा। तब आप मुझसे वहां पे किसी भी प्रकार का क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे ही जिस दिन लाइव आऊंगा तभी फेस देख पाएगा बेटा, ठीक है। तो आज के लिए हम लोग इतना ही करते हैं, बाकी की बातें कल करेंगे। आज के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें एवं मस्त रहें।